हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था इंटरनेट एंड द डीएनएस, जिसमें मैंने कवर किया था व्हाट इज़ द इंटरनेट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल्स आर गोइंग टू यूज ऑन द इंटरनेट, व्हाट इज़ द डीएनएस एंड द डीएनएस कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क सर्वर्स के बारे में, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SFTP, SCP, ईमेल, POP वर्जन 3, IMAP, SMTP एंड SNMP प्रोटोकॉल्स के बारे में, जिसमें हम आज इन सभी सर्वर्स या प्रोटोकॉल्स के ओवरव्यूज देखेंगे। ओके, आपको याद होगा OSI रेफरेंस मॉडल्स में हमने ऑलमोस्ट 7 रेफरेंस मॉडल्स देखे थे, OSI लेयर्स देखे थे, जो कि थे आपके एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ओके, सर्वर जो है वो मेनली क्लासिफाइड किए जाते हैं आपके 3 फॉर्मेट्स में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो सर्वर जो है वो मेनली क्लासिफाई किए जाते हैं आपके 3 मेन फॉर्मेट्स में, जो है फर्स्ट लेयर प्रोटोकॉल, सेकंड है क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, और थर्ड जो है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब ये जो सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी कवर किया था आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। देखो, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स या कनेक्शन ओरिएंटेशन क्या होता है वो सबसे पहले देख लेते हैं। लेट्स से दिस इज योर PC1 एंड ही वांट्स टू अपलोड या डाउनलोड some files from your server. Okay, so PC1 को आपके सर्वर से कुछ फाइल अपलोड करनी है या कुछ फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या करते हैं, इट रिक्वायर्स टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन ऑन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिक्योरिटी पैरामीटर्स बिफोर ट्रांसमिटिंग अ डेटा। मतलब इस PC1 को आपके सर्वर से अगर कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी है, उससे पहले इस PC1 को आपके सर्वर के साथ कम्युनिकेशन जो है या कनेक्शन जो है वो क्या करना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। उसके बाद सर्वर जो है उसको परमिशन देगा और वो फिर उस अपने फाइल्स को अपलोड या फिर डाउनलोड करेगा। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड। ओके, या कनेक्शन ओरिएंटेशन भी कह सकते हो, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कौन से प्रोटोकॉल जो है वो इन तीन कैटेगरीज को फॉलो कर रहे हैं। लाइक फर्स्ट जो है वो है आपका DHCP। DHCP इज एन एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क मैनेजमेंट क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल। मतलब ये लेयर बेस्ड प्रोटोकॉल है एज वेल एज इट्स अ क्लाइंट एंड द सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। HTTP जो है वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, साथ ही साथ ये क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर को भी फॉलो करता है। FTP जो है, FTP इट्स अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ओके, और यू कैन कॉल द नेटवर्क प्रोटोकॉल एज वेल एज इट्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब FTP में अगर आप देखोगे मेनली कनेक्शन ओरिएंटेशन के मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करता है, साथ ही साथ वो क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, TFTP जो है इट्स अ नेटवर्क प्रोटोकॉल अगेन। SFTP जो है इट्स कनेक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज क्लाइंट एंड द सर्वर प्रोटोकॉल। SCP जो है वो भी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, जस्ट लाइक द SFTP। एंड ईमेल प्रोटोकॉल जो है, तो बहुत सारे ईमेल्स प्रोटोकॉल हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ईमेल प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, साथ ही साथ क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर के मैकेनिज्म को भी फॉलो करता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हटा देते हैं। कंसिडर करके चलो, आई हैव अ लैन सेगमेंट ओवर हियर और यहाँ पे मेरे कुछ पीसीज कनेक्टेड है। ठीक है, let's say this is your VLAN, this is your VLAN number 100, alright। और VLAN पे जो नेटवर्क है वो है 10.0.0.0/8। so manually, if all these PCs wants to access the internet, so make sure these PCs have their own IP addresses, own unique IP addresses. Okay, so हम क्या करेंगे, these I am going to assign all the IP addresses on this particular PC, let's say PC 1, 2, 3, 4, 5 and the 6. Okay, so PC 1 पे मैं IP address दूंगा .1, 2 पे दूंगा .2, 3, 4, 5 and the 6। अब मैन्युअली इन सभी PCs पे IP एड्रेसिंग असाइन करना इट्स गुड, क्योंकि ये कम है, क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। तो मैन्युअली हर एक PC पे जाके एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो IP एड्रेस असाइन कर सकता है। बट यहाँ पे कंसिडर करके चलते 1000 PCs होते हैं, जैसे 1000 यूज़र्स होते हैं VLAN 100 में,
और ऐसे बहुत सारे विलन जो है वो मेरे कंपनी में इस्टेब्लिश्ड है। तो हर एक पीसी पे मैन्युअली जाके आईपी एड्रेस को असाइन करना इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है बट ये थोड़ा टाइम लेगा हर बार, क्योंकि हर बार एक पीसी पे जाके मैन्युअली आईपी एड्रेस को असाइन करना इट्स नॉट गुड इनफ। ओके, सो मैं कुछ ऐसी सर्विसेज चाहूँगा जहाँ से ये सभी यूज़र जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करे और वो रिक्वेस्ट इनको आईपी एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन करे, एंड दैट काइंड ऑफ सर्विसेज इज नोन एज DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, so this DHCP have the ability to assign the IP address automatically. Okay, ये DHCP सर्वर जो है वो क्या करता है, IP एड्रेस जो है वो डायनेमिकली या फिर ऑटोमेटिकली असाइन करता है। ओके, सो DHCP जैसे मैंने आपको बताया था, इट्स एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इट्स अ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। It is used to assign the IP address automatically. Not only the IP address, but also it is also assign the subnet mask information, default gateway and the DNS server information. Okay. अब ये DHCP जो है वो client and server based protocol है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये सारे आपके clients है और LAN segment में मेरा यहाँ पे कोई एक DHCP सर्वर है, ठीक है। सो इन सभी क्लाइंट्स को IP एड्रेस असाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रेंज असाइन करूँगा IP एड्रेस की, जो कि है जैसे 10.0.0.1 से लेके जैसे 10.0.0.10, एंड दिस रेंज इज नोन एज द पूल। ओके, सो इस पूल में हम क्या क्या और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे आई वांट टू सेट अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। ओके, क्योंकि इन सबको अगर बाहर इंटरनेट पे जाना है, so they are connected with the router is connected with the internet, so this router is your default gateway। मतलब हर किसी को अगर बाहर जाना है इंटरनेट पे, ये हमेशा अपने पैकेट को किसको फॉरवर्ड करेंगे, आपके राउटर के पास। ओके, सो यू कैन सेट अ डिफॉल्ट गेटवे ओवर हियर। ओके, you can set a default gateway as well as you can set the DNS server information। अगर मेरे नेटवर्क में ही कहीं पे एक DNS सर्वर भी है, तो इस नेटवर्क की, इस DNS सर्वर की इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एज वेल एज यू कैन सेट अ लीज इंफॉर्मेशन। व्हाट इज मीन बाय लीज, देखो हर एक पीसीपी जो IP एड्रेस थ्रू द DHCP सर्वर असाइन हुआ है, मैं इसको कुछ लिमिट करना चाहता हूँ, लेट्स से 5 days 8 hours। व्हाट इज मीन बाय दैट 5 days 8 hours, मतलब ये जो IP एड्रेस असाइन हुआ है PC1 को .1 विच इज़ 10.0.0.1, ये 5 दिन के लिए चले और दिन के 8 घंटे जो है वो ऑपरेट कर सकता है, ठीक है ना। अब इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको लिमिट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि हर बार ये एक ही IP एड्रेस को यूज़ करे, आप डेली बेसिस पे या अर्ली बेसिस पे भी इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे यू कैन, देयर इज ऑप्शन कॉल रिजर्वेशन। कुछ IP एड्रेस जो है वो मैं रिजर्व भी कर सकता हूँ, जैसे 10.0.0.1 से लेके मैं चाहूँगा 5 तक ये क्लाइंट्स के लिए असाइन हो, या 6 तक ये क्लाइंट्स के लिए असाइन हो, और .7 से लेके अप टू .10 तक ये सर्वर्स के लिए असाइन हो, या फिर एडमिन के लिए मैं इसको रिजर्व करना चाहूँगा। तो मैं कुछ IP एड्रेसेस जो है वो क्या कर सकता हूँ, रिजर्व भी कर सकता हूँ इन द DHCP। ओके, सो क्लियर हुआ कि व्हाट इज द DHCP। DHCP बेसिकली क्या है, इट्स अ क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड प्रोटोकॉल। मतलब क्या होगा, यहाँ पे जब कभी भी किसी भी क्लाइंट को अगर IP एड्रेस मैन्युअली IP एड्रेस अगर ऑटोमेटिकली गैदर करना है फ्रॉम द DHCP सर्वर, he needs to generate a request called DHCP request, okay, from the client, और सर्वर जो है वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा, राइट। सो सर्वर बेसिकली आपका UDP पोर्ट नंबर 67 पे काम करता है, और DHCP क्लाइंट जो है वो काम करता है, इट्स वर्क ऑन UDP पोर्ट नंबर 68। अब ये मैंने सब कुछ थेरोटिकली बताया है, प्रैक्टिकली हम सब कुछ डिटेल्स में देखने वाले हैं। ओके, द नेक्स्ट वन विच इज़ योर DNS सर्वर। अब DNS के बारे में ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, और मैंने डिटेल में आपको बताया था कि DNS सर्वर क्या है। फिर भी एक क्विक ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ कि DNS सर्वर क्या है और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। कंसिडर करके चलते हैं। राइट नाउ आई एम इन USA और मुझे लॉस एंजलिस जाना है। अब लॉस एंजलिस में बहुत सारे सिटीज़ हैं, लॉस एंजलिस के बहुत सारे जिप कोड्स हैं। अब जिप कोड जो है उसकी सीरीज स्टार्ट होती है 90,000 से, 90,000 नेक्स्ट सीरीज से। ओके, सो देयर आर सम, बहुत सारे सिटीज़ हैं और इनके बहुत सारे जिप कोड्स भी हैं, ठीक है।
सो मैं कंसिडर करके चलते हैं, मैं क्या करूँगा, मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है, तो मैं टैक्सी ड्राइवर को कॉल करूँगा या कैब बुक करूँगा और उसको बोलूँगा कि मुझे 90,000 जैसे 1 पे लेके जाओ, या 90,005 पे लेके जाओ, या 90,007 पे लेके जाओ। तो उस टैक्सी ड्राइवर को कभी अंडरस्टैंड होगा क्या कि मैं ये जिप कोड जो है वो कौन से नंबर से उसको बता रहा हूँ? क्योंकि एज अ ह्यूमन उस टैक्सी ड्राइवर को कभी पता नहीं चलेगा कि ये जिप कोड क्या है या व्हाट इज़ दिस नंबर। अगर मैं उसको नंबर के हिसाब से बोलूँगा कि मुझे 90,001 पे ड्रॉप कर दो, या 90,005 पे, या 90,007 पे ड्रॉप कर दो, तो इसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये एग्जैक्टली कौन से नंबर्स हैं। सो अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि मुझे लेट्स से एक्टन पे ड्रॉप कर दो, या आर्केडिया पे ड्रॉप कर दो, या फिर आर्टिसिया पे ड्रॉप कर दो, तो उसको ईजिली पता चल जाएगा। सो एज अ ह्यूमन मेंटेलिटी अगर आप देखोगे, हमेशा हमको नंबर्स की जगह नेम जो है वो इजीली रिकग्नाइज हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम PC1 टू अ स्पेसिफिक सर्वर। ओके, ये सर्वर जो है वो है आपका www.google.com। अब इस सर्वर का IP एड्रेस जो है वो मुझे पता नहीं है, बट इस सर्वर का नाम जो है वो मुझे पता है। IP एड्रेस लेते हैं इसका 8.8.8.8, और जब कभी मैं PC1 से कोई भी पैकेट भेजूंगा तो उसका पैकेट का डेस्टिनेशन क्या होगा, 8.8.8.8। तो 8.8.8 ये किसके लिए है, फॉर द मशीन परस्पेक्टिव, इसको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज 8.8.8। बट एज अ ह्यूमन अगर मैं कहूँगा कि आई वांट टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स 8.8.8, तो एज अ ह्यूमन मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा कि 8.8.8 क्या है। बट अगर मैं ऐसे कहूँगा आई वांट टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स google.com, तो वो मुझे ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओके, so every server has a unique IP address as well as a unique name. Okay, so name जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं। बेसिकली नेम जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक होता है आपका होस्ट नेम, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है कंपनी नेम। ओके, दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, कंपनी नेम। तो होस्ट नेम इट विल स्टार्ट विद द www और HTTP, और कंपनी नेम जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं आपके डोमेन नेम्स। बेसिकली आपके क्या होते हैं, डोमेन नेम्स। इसका मतलब ये है, ये जो है www.google.com, तो यहाँ पे www इट्स रिप्रेजेंट योर होस्ट, इट्स रिप्रेजेंट योर होस्ट नेम, एंड google.com it's represent your domain name. Okay, and this full name is known as what, FQDN, fully qualified domain name, is known as fully qualified domain name. Okay, so अब क्या होगा, अब when I am trying to send a packet towards www.google.com, this PC does not understand what is www.google.com. He is going to send a packet towards this server. Let's say here is my server. Server क्या करेगा, server have an entry for www.google.com. If you want to send any packet towards this www.google.com, send a packet towards 8.8.8.8. ओके, और ये क्या करेगा, इस ऐसे एक्नॉलेजमेंट किसको भेजेगा, आपके PC को। PC फिर देखेगा, सोर्स एड्रेस देखेगा, सोर्स एड्रेस होगा PC1 का, डेस्टिनेशन एड्रेस फिर क्या होगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस में रखेगा 8.8.8.8, एंड नाउ ही इज रेडी टू सेंड दिस पैकेट टुवर्ड्स 8.8.8.8। सो यहाँ पे आप देखोगे दिस सर्वर इज नोन एज द नेम सर्वर, दिस सर्वर इज नोन एज द नेम सर्वर। ओके, सो दैट रिजॉल्व्स द नेम टू इट्स करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। इसने क्या किया, इस नेम को करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस के साथ रिजॉल्व किया, और फॉर दिस रिजोल्यूशन दिस सर्वर इज गोइंग टू यूज अ प्रोटोकॉल नेम इज DNS। ओके, फॉर दिस रिजोल्यूशन ही इज गोइंग टू यूज दिस प्रोटोकॉल नेम इज DNS। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो एक बात है कि जो इतने भी आपके सर्वर्स हैं, दिस सर्वर हैव देयर ओन यूनिक IP एड्रेस एज वेल एज ओन यूनिक नेम्स। क्लियर, सो दिस इज योर DNS सर्वर। सो DNS सर्वर जो है बेसिकली इट्स वर्क ऑन UDP पोर्ट नंबर 53।
Okay. Now the next one, which is your HTTP. इससे पहले भी हमने वेब सर्विसेज के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज़ योर वेब सर्विसेज. ओके. सो बेसिकली वेब सर्विसेज क्या होती है? Web services have the ability to access the internet from your web browser, okay, on your PC, on your end user to the web server. So here's your client PC1, and he wants to access the Google. He wants to access the google.com or Google server. So this Google server have the IP address of, let's say, 8.8.8.8, and this is my web server. Okay, this is your what? This is your web server. Okay. अब क्या करेगा PC1? PC1 is going to open the browser. Browsers like Chrome, Mozilla Firefox या फिर Microsoft Edge. Then you have to make sure, before transmitting this file, you have to make sure these clients, this client and the server are going to communicate with each other by using IP-based protocol, right? So ये जो है वो आपस में connected है through the IP address. And for communication perspective, this browser is going to send a packet from PC1 to a specific server, specific web server, to accessing their web page. This protocol is known as HTTP protocol. Okay, so by using this HTTP protocol, he is going to access this google.com or let's say Amazon, let's say उसको Amazon के कुछ web pages को access करना है, तो वो क्या करेगा? Again HTTP जो है वो client and server based protocol है. So this is your client and this is your server. Okay, so client जो है वो packet generate करेगा, एक request generate करेगा कि उसको जैसे गूगल का या फिर अमेजोन का वेब पेज जो है एक्सेस करना है. He is going to send this packet by using the HTTP as a protocol, send this packet towards the server, और सर्वर क्या करेगा? उसको फिर वेब पेज का एक्सेस दे देगा. ओके, सो दिस इज ऑल नो अबाउट द HTTP. अब ये जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर, अब ये जो कम्युनिकेशन हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था फ्रॉम क्लाइंट टू द स्पेसिफिक सर्वर लाइक गूगल, अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है या ट्रांसफरिंग डेटा जो हो रहा है, इट्स नॉट सिक्योर्ड बाय डिफ़ॉल्ट. ओके, ये जो कम्युनिकेशन जो है वो या जो ट्रांसमिशन जो हो रहा है ओवर द इंटरनेट, दिस इज़ नॉट सिक्योर्ड. ओके, HTTP जो है वो इट्स वर्क ऑन TCP पोर्ट नंबर 80. सो इफ़ यू वांट टू सिक्योर देयर कम्युनिकेशन, इफ़ यू वांट टू what is mean by secured? You can authenticate the data, you can encrypt the data. If you want to do this by using the HTTP, you can extend this HTTP with using hypertext transmission protocol secure mechanism. What is mean by secure? जैसे कि उन्होंने कहा है, by default HTTP जो है वो आपके किसी भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स को फॉलो नहीं करता है. तो अगर आप चाहते हो कि इनके बीच में सिक्योर मैकेनिज्म हो, लाइक इफ़ यू वांट टू डू एनक्रिप्शन based on the data, if you want to do authentication, तो आप कर सकते हो by using the HTTPS. HTTPS में क्या यूज़ होता है? For encryption the data, for encrypting your traffic, you can use transport layer security or you can use secure socket layer SSL. What is the SSL? SSL जो है वो मेनली आपके सर्टिफिकेट्स रहते हैं, और ये सर्टिफिकेट्स क्या है, गेट VPN क्या है, VPNs क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो मैं उसमें आपको डिटेल्स में बताऊंगा VPN के बूट कैंप में कि किस तरीके से SSL सर्टिफिकेशन जो है, क्योंकि फॉर एनक्रिप्शन मैकेनिज्म यू शुड नीड टू यूज़ एनक्रिप्शन की, जो कि आगे जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है. इसलिए हम SSL सर्टिफिकेट्स को यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिंग योर ट्रैफिक. ओके, तो वो भी हम आगे देखेंगे. अब जैसे कि इफ़ यू वांट टू डाउनलोड और अपलोड अ फाइल, ओके, फ्रॉम अ स्पेसिफिक सर्वर, you need to have a protocols. What kind of protocols we have? We have FTP, we have SFTP, we have TFTP, we have SCP. So many protocols for using transferring files, transferring the data from one source to another. Okay, so this is the first protocol, which is known as FTP. So FTP is a network protocol which is used to sending a file between two or more computers over a TCP/IP network.
FTP is a connection. FTP is a client and the server based protocol, as well as it's a connection oriented protocol. What is mean by that connection oriented? You should need to establish a connection between between client and the server before transmitting a data. Okay, you should need to establish a connection between them. इसका मतलब फॉर कनेक्शन परस्पेक्टिव आप कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करते हो? इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश अ सिक्योर कनेक्शन between client and the server, this FTP have the ability to support authentication. Authentication like what? You can set a username and the password. जैसे मैं यहाँ पे यूज़रनेम सेट करता हूँ ABC और पासवर्ड जो सेट करता हूँ जैसे 1 2 3. जब इस क्लाइंट को ही वॉन्ट्स टू अपलोड या डाउनलोड करना चाहता है कुछ फाइल्स को यहाँ पे, तो क्लाइंट को सबसे पहले अपने आप को क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा. अगर क्लाइंट यूज़रनेम और पासवर्ड सेम देता है, मतलब क्लाइंट ने अगर यूज़रनेम सेट किया है ABC और पासवर्ड अगर उसने सेट किया 1 2 3, अगर यूज़रनेम और पासवर्ड सर्वर के साथ मैच हो जाता है, देन ही इज़ गोइंग टू एक्सेस माई डेटा ओवर हियर. बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम. लेट्स से ही इज़ गोइंग टू ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द इंटरनेट. तो ये जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ है ये ओवर द इंटरनेट है. तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम. FTP सेंडिंग अ फाइल इन अ क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट जस्ट लाइक द टेलनेट. तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपके क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में ही ट्रैवल करता है. सो देयर इज़ नो एनी इनक्रिप्शन बाय डिफ़ॉल्ट. ओके, इसलिए FTP जो है वो स्लोएस्ट प्रोटोकॉल है. क्लियर हुआ? द नेक्स्ट वन विच इज़ नोन एज TFTP. अब TFTP स्टैंड फॉर ट्रिवाइवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट्स जस्ट लाइक द FTP. ओके, सो दिस प्रोटोकॉल which is used to transmitting the file between the 2 or more users over the TCP/IP network. It's very similar version of the FTP, और मैं कहूँगा it's a very simpler version of the FTP. So basically TFTP जो है which is used to send and receive the files between the computers. So this TFTP does not have any ability to provide any authentication mechanism, any security mechanism. Like what? Like he does not have any ability to give you authentication as well as encryption. तो यहाँ पे authentication और encryption नहीं होगा. ओके, दैट्स वाई मैं कहूँगा इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो FTP से ज़्यादा है. सो TFTP बेसिकली हम यूज़ करते हैं इफ़ यू वांट टू सेव योर राउटर कॉन्फ़िगरेशन और if you want to back up your iOS image, you can use this TFTP server. So basically TFTP server जो है which is used on UDP port number 69. Okay, so because of this less resources FTP को TFTP को थोड़े से ज़्यादा advantages मिलते हैं. Okay, the next one which is known as SFTP. SFTP stand for SSH File Transfer Protocol. Now it's your connection oriented. What is mean by that? You should need to establish a connection before transmitting a data. You should need to establish a connection before transmitting a data. Okay, as well as it's a secured. Why it's secured? क्योंकि ये SSH mechanism को follow करता है. It means that it supports authentication as well as it supports the encryption mechanisms. Okay, authentication means what? Authentication means authenticate your data, and encryption means scrambling the data. You can use this protocol for very sensitive data like bank transfer, and this SFTP which is used on TCP port number 22. Okay, तो यहाँ पे client and server identification या client identification और verification होता है. फिर उसके बाद जो कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा उसके बाद सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो है वो फाइल ट्रांसफ़र एस्टेब्लिश्ड होगा. ओके, सो नेक्स्ट वन है आपका SCP विच इज स्टैंड फॉर सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल. अब ये सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल ये सेम है आपके SFTP की तरह ही. इट्स ऑल्सो कनेक्शन ओरिएंटेड, इट्स ऑल्सो सिक्योर लाइक द SFTP. एडिशनली ये सिर्फ क्या है, इट्स मोर फास्टर दैन द SFTP. ओके, because he is also same following the SSH rules like authentication and the encryption as well. Okay, this is only meant for sensitive and the sensitive data as well as the rapid file transfer.
सो SSH जो है वो काम करता है आपके TCP पोर्ट नंबर 22 पे। ऑलराइट, नेक्स्ट वन विच इज़ योर ईमेल सर्विसेज। अब ईमेल सर्विसेज जो है वो बेसिकली यू कैन कॉल द इलेक्ट्रॉनिक मेल और यू कैन कॉल द ईमेल। if you want to send a packet, if you want to send a data like text messages, like video or audio messages, you can use this kind of services, email services on over the internet. Okay, so email जो है वो widely use किया जाता है, this is the mostly used features on the internet. Okay, as well as these emails can use a multiple TCP IP protocol suite. What kind of protocols we have? We have PPPoE, PPP version 3, IMAP and SMTP. These all your email protocols. As well as to transmitting and receiving email, we have two agents. One which is known as MTA and second which is known as MMA. MTA stands for message transfer agent, which is used to transfer the message from client computer to the server to the receiver, and MMA stand for message access agent, this one, which is download your email from your mailbox and represent on your mail server. Okay, so first is known as POP, Post Office Protocol version 3. So POP it's your standard email protocol that is used to receive emails from a server to the client. Okay, from a remote server to the local client. So this POP have the ability, you can download your email messages on your local computer or on your local machine. तो देखो ईमेल जो होते हैं वो बेसिकली हम कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, आपके जैसे वी हैव ईमेल सर्वर ओवर हियर लाइक Gmail, ओके, लाइक गूगल का आउटलुक है यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो इसका ईमेल सर्वर है, और हियर इज़ योर क्लाइंट। सो जितने भी सर्वर्स जितने भी मेल्स जो आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे PC1, दिस इज़ योर PC2 ने कोई मेल भेजा है आपके PC1 को, तो सबसे पहले ये सारे मेल जो है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके मेल सर्वर पे। ओके, तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन उसको लॉगिन करोगे, आप ऑनलाइन आपके Gmail अकाउंट को ओपन करोगे और फिर उसके बाद अपने मेल को यहाँ पे देखोगे ऑन द सर्वर। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये मेल जो है वो कहाँ पे है, आपके स्टोर्ड है आपके क्लाउड पे, मतलब आपके सर्वर पे, नॉट ऑन योर लोकल मशीन। तो उसका एक एडवांटेज है ये है कि मैं इसको कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ, बट यू हैव टू मेक श्योर आप ऑनलाइन होने चाहिए। तो आप कहीं से भी आप इसको अपने मेल सर्वर को या फिर अपने मैसेजेस को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। बट POP वर्जन 3 जो है इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटीज। मीन्स व्हाट, ये क्या करता है, ये अपने मेल को, आपके मेल को डायरेक्टली डाउनलोड कर देता है आपके लोकल कंप्यूटर पे। तो अगर आप ऑफलाइन भी हो तो फिर भी आप अपने ईमेल को देख सकते हो, रीड कर सकते हो, क्योंकि ये आपके लोकल कंप्यूटर में स्टोर करता है। इससे क्या होगा, इससे एडवांटेज ये है, इट रिड्यूस द स्पेस ऑन योर ईमेल सर्वर। ओके, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, आप मल्टीपल लोकेशन से इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे इम्प्लीमेंट अ न्यू प्रोटोकॉल। ओके, क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। POP वर्जन 3 जो है वो MAA को फॉलो करता है, स्टैंड फॉर मैसेज एक्सेस एजेंट। दिस इज यूज टू एक्सेसिंग द मैसेजेस फ्रॉम योर email servers. This MMA, which is divided into two parts, the first one which is your client MAA, or this is second one is known as server MAA. So client जो है, client software जो है, this is installed on your client, and this one this is installed on your mail server. So both MAA client and the server, which is used to access or read your emails, or you can download your emails from your mail server to your mailbox by using this kind of services. So by default POP version 3 जो है which is works on 2 port numbers, first जो है वो है 110, this is meant for non encryption perspective, and port number 995 जो है this is you can use it if you want to connecting by using PPPoE3 version 3 by securely. Okay, नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल।
Now, this is your standard email protocol that is used to receive email from a remote server to the local client. Just same like the POP वर्जन 3, मतलब सिमिलर है आपके पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल से, बट यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको कहा था, दिस POP वर्जन 3 डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम डिफरेंट क्लाइंट्स, बट IMAP have the ability to access your email from different location or the different clients. Okay, so multiple location से मैं अपने मेल सर्वर को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ विद यूजिंग मल्टीपल क्लाइंट्स. IMAP जो है वो अगेन ये भी सेम फंक्शनैलिटी को फॉलो करता है, विच इज़ योर मैसेज एक्सेस एजेंट. तो दो एजेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, एक है क्लाइंट एजेंट और दूसरा जो है वो है सर्वर एजेंट. You have the both on a single user to accessing or read your mails by downloading the mail from your mailbox on your mail server. Okay, ये भी आपके दो पोर्ट नंबर्स पे काम करता है, 143 फॉर नॉन इंक्रिप्शन परस्पेक्टिव, 993 फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन. Next one, which is your SMTP. Now the SMTP is an application layer client and server based protocol which is used to sending an email across the internet. So mainly widely इसको use किया जाता है. He can use a push mechanism over here. This SMTP use MTA mechanism, stand for message transfer agent. अगर इसके दो पार्ट्स रहेंगे, एक होगा client MT है और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, server MT है. Okay, again it is used to client MTA can accessing by the client system which is sending your email and received by the server MTA. Okay, so by default SMTP प्रोटोकॉल जो है वो 3 पोर्ट नंबर्स पे काम करता है, जो कि फर्स्ट जो है वो है 25, जो कि डिफ़ॉल्ट नॉन इंक्रिप्शन पोर्ट है. नेक्स्ट जो है वो है 25, ये जो है वो विच इज़ यूज्ड ऑन ओपन ऑन ऑल साइड ग्राउंडेड सर्वर केस, पोर्ट नंबर 25 by using the ISP for example. Okay, और पोर्ट नंबर 465 जो है which is used to if you want to send a message by using SMTP securely. Okay, so यहाँ तक क्लियर हुआ SMTP, ये भी हम बाय प्रैक्टिकल देखेंगे. एंड नाउ द नेक्स्ट वन विच इज़ नोन एज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. अब SNMP के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था. नाउ this is the protocol which is application layer protocol, and you can use this protocol to manage your all the network devices, like what, like switches, like routers, like servers, printers, so many network attached device you can access, you can manage, you can collect all the information, you can manipulate all the valuable network information by using what, by using SNMP. सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लॉग जनरेट कर सकते हो, आप यहाँ पे ट्रैप जनरेट कर सकते हो, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप कहाँ पे स्टोर कर सकते हो, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस में. बाय प्रैक्टिकल हम इनके 3 वर्जन देखेंगे, वर्जन 1, वर्जन 2C एंड वर्जन 3. बाय प्रैक्टिकल्स देखेंगे CCNA. ठीक है, सो SNMP जो है वो इट्स वर्क ऑन UDP पोर्ट नंबर 161 फॉर ऑल द मैसेजेस टाइप, एंड फॉर ऑल द ट्रैप्स यू कैन यूज़ पोर्ट नंबर 162. तो बाकी के सारे मैसेजेस अगर आपको रिसीव करने, यू कैन यूज़ दिस पोर्ट नंबर, एंड ट्रैप्स के लिए हम यूज़ करेंगे दिस पोर्ट नंबर. ओके, ये भी मैं बाय प्रैक्टिकल बताऊंगा, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है. ऑलराइट गाइस, तो आज इतना ही रखते हैं. तो हमने आज देखा आपके DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, SFTP, SCP, आपकी ईमेल प्रोटोकॉल्स लाइक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, IMAP, SMTP एंड SNMP सर्वर्स के बारे में. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय.